जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में संसद या बड़े बड़े चुनाव आते हैं, है ना? पर असल में लोकतंत्र वो तो हमारी अपनी गली में है, हमारे मोहल्ले के पार्क में, हमारे घर तक जो पानी आता है उसमें है। और जानते हैं, इसी ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को, इसी जमीनी लोकतंत्र को हमारे संविधान के दो बहुत खास हिस्से मजबूती देते हैं। तो चलिए आज संविधान की उन गहराइयों में उतरते हैं जो ये तय करती हैं कि शासन असल में लोगों तक कैसे पहुंचता है और स्थानीय स्वशासन को असली शक्ति कहां से मिलती है। हमारी आज की ये पूरी पड़ताल दो स्तंभों पर टिकी है। पहला, संविधान का भाग 9A जो हमारे शहरों की पूरी रूपरेखा तय करता है, और दूसरा भाग 9B जो सहकारी आंदोलनों को यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नियंत्रित करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों हिस्से हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। 1992 में 74वें संशोधन के जरिए भाग 9A आया और फिर 2011 में 97वें संशोधन से भाग 9B को शामिल किया गया। मकसद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। तो शुरुआत करते हैं भाग 9A से। आइए जरा समझते हैं कि वो कौन से कानून हैं जो भारत के शहरों की धड़कन को, उनके काम करने के तरीके को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, संविधान बनाने वाले भी जानते थे कि हर शहर एक जैसा नहीं हो सकता। एक छोटा सा कस्बा और मुंबई जैसा महानगर, दोनों को एक ही तरह से तो नहीं चलाया जा सकता। सही बात है। तो आर्टिकल 243Q इसी का हल निकालता है। ये शहरी इलाकों को 3 स्तरों में बांटता है। पहला, वो इलाके जो गांव से शहर बन रहे हैं, उनके लिए है नगर पंचायत। फिर आते हैं छोटे शहर, उनके लिए नगर परिषद। और फिर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों की जिम्मेदारी संभालता है नगर निगम। तो एक तरह से ये साइज के हिसाब से बनाया गया एक पूरा सिस्टम है। स्थानीय शासन को सच में सबका बनाने के लिए आर्टिकल 243T एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। ये पक्का करता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हों। और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 1/3 सीटें रिजर्व करना जरूरी है। मकसद बिल्कुल साफ है, शासन में हर तबके की आवाज को बराबर का हक मिले। लोकतंत्र में स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। इसीलिए आर्टिकल 243U नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स करता है। और हां, अगर किसी वजह से कोई नगर पालिका समय से पहले भंग हो भी जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना ही होगा। इससे शासन में कोई लंबा गैप नहीं आ पाता। अब बात करते हैं उन शक्तियों की जो सीधे हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। ये आर्टिकल 243W ही है जो नगर पालिकाओं को वो अधिकार देता है जिससे हमें पानी की सप्लाई, बेहतर सड़कें, साफ सफाई और रात में स्ट्रीट लाइटिंग जैसी जरूरी सेवाएं मिल पाती हैं। अच्छा, इन सभी सेवाओं के लिए पैसा कहां से आता है? इसका जवाब है आर्टिकल 243X में। ये नगर पालिकाओं को राज्य सरकार की मंजूरी से प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और एडवर्टाइजमेंट टैक्स जैसे टैक्स लगाने का अधिकार देता है। इसी से वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाती हैं। ठीक है, तो शहरों को चलाने के लिए पावर और पैसा तो मिल गया, पर इन सब पर नजर कौन रखेगा? यहीं पर कुछ और जरूरी आर्टिकल्स आते हैं, फटाफट देखते हैं। आर्टिकल 243Z कहता है कि सारे खातों का ऑडिट होना ही चाहिए ताकि पैसों का हिसाब किताब साफ रहे। फिर 243ZA ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को ताकि सब कुछ निष्पक्ष हो। और एक दिलचस्प आर्टिकल है 243ZG जो कहता है कि चुनावी प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं देगा ताकि इलेक्शन जल्दी और बिना रुकावट के हो सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जमीनी लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ पर ध्यान देते हैं। यह है भाग 9B जो सहकारी समितियों के माध्यम से नागरिकों को मजबूत बनाता है। तो यह सहकारी समिति होती क्या है? आर्टिकल 243ZH बताता है कि ये एक ऐसा संगठन है जिसे उसके सदस्य खुद चलाते हैं और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है एक सदस्य एक वोट। मतलब चाहे किसी की कितनी भी हिस्सेदारी हो, वोट सबका बराबर होगा। यही तो असली लोकतंत्र है। आर्टिकल 243ZJ इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनावट तय करता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 21 सदस्य हो सकते हैं और बिल्कुल नगरपालिकाओं की तरह ही यहाँ भी महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होती हैं ताकि फैसले लेने में हर किसी की भागीदारी हो। किसी भी सहकारी समिति की असली ताकत उसके सदस्य होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर आर्टिकल 243ZO हर सदस्य के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
इसमें बराबर वोटिंग का अधिकार और समिति की हर जानकारी तक पहुंच शामिल है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि शक्ति किसी एक इंसान या ग्रुप के हाथ में ना चली जाए। और हाँ, सहकारी समितियों में भी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कड़े नियम हैं, जैसे आर्टिकल 243 ZL, जो बोर्ड को मनमाने ढंग से भंग करने से रोकता है। 243 ZM कहता है कि ऑडिट कराना अनिवार्य है, और 243 ZN ये जरूरी बनाता है कि साल में एक बार मीटिंग हो ताकि सदस्य सवाल पूछ सकें। ये सारे नियम मिलकर एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। तो इन सब आर्टिकल्स और कानूनों का हम सब के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इन संवैधानिक प्रावधानों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। देखिए, ये कानून सिर्फ संविधान की किताबों में बंद नहीं है। ये हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी जिंदगी में हर रोज काम करते हैं। इनका सीधा असर उन सेवाओं पर पड़ता है जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? हमने देखा कि संविधान के ये हिस्से तय करते हैं कि हमारे शहर कैसे चलेंगे, हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होगा और सहकारी समितियां कितनी पारदर्शी और जवाबदेह रहेंगी। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि संविधान के ये दोनों भाग 9A और 9B भारत के जमीनी लोकतंत्र की असली रीढ़ हैं। यही वो तंत्र हैं जो शक्ति को दिल्ली से निकालकर सीधे लोगों के हाथों में सौंपते हैं। तो अब जब ये जानकारी हमारे पास है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अपने मोहल्ले, अपने शहर को बेहतर बनाने में हम और आप एक सक्रिय भूमिका कैसे निभा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।